चारधाम यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी और उससे जुड़े समाधान अब एक क्लिक पर हो सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की तरफ से एकीकृत डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है और इसमें सभी विभागों की भी सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। पिछले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने पर खास जोर दिया था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल ऐप और अन्य के माध्यम से चारधाम यात्रा को और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया था और इसी कड़ी में आईटीडीए ने एकीकृत डैशबोर्ड बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी महीने राजभवन में इसका प्रस्तुतिकरण होगा और उम्मीद है कि अगले महीने तक यह डैशबोर्ड काम करना शुरू कर देगा। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि इस डैशबोर्ड में करीब 9 विभागों को जोड़ा जा रहा है, जिनकी सभी सूचनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी और इसी हिसाब से सरकार यात्रा से जुड़ी दुश्वारियां दूर कर सकेगी और इसे आसान बना सकेगी। आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि इस डैशबोर्ड से पहले ही यह पता चल जाएगा कि किस दिन कितनी भीड़ आने वाली है, किस दिन हेली टिकट की ज्यादा बुकिंग है, जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में उस दिन कितनी बुकिंग और क्या उपलब्धता है। और इस साल तबादलों की अधिकतम सीमा 15% तय की गई है, लेकिन अनुरोध के आधार पर सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, विधवा, विधुर, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर तबादले 15% के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति पत्नी, सेवारत पति पत्नी के इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने और गंभीर बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे। अनुरोध के आधार पर होने वाले इन शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले अधिकतम सीमा 15% के दायरे में नहीं आएंगे, जिसके अधिक शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। शासन ने इसका आदेश जारी किया गया है और 25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समिति की बैठक होगी और समिति सक्षम अधिकारी को तबादलों के लिए सिफारिश करेंगे, जबकि 10 जून तक सभी विभाग कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी कर देंगे। तबादला एक्ट के मुताबिक यह तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है। हालांकि शिक्षा विभाग समेत कुछ विभागों की तरफ से तबादलों के लिए और अधिक समय मांगा जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने पर अधिवक्ता व आमजन की राय के लिए हाईकोर्ट से नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने वेबसाइट भी खोल दी है। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई। पता चला है कि कई अधिवक्ताओं ने वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.org.in पर अपनी राय भी देना शुरू कर दी है। इसमें हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के विषय पर अपने स्पष्ट राय विचार को हां या नहीं यानी पक्ष या विपक्ष में साझा करना है। आगामी 31 मई तक साइट खुली रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील पर बीती 8 मई को हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश स्थानांतरित करने के लिए जमीन खोजने के आदेश दिए थे। तो नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। कोश्यारी का कहना है कि वह कानून के विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक संसद और विधानमंडल सदस्य में रहे हैं और इतना जानते हैं कि राज्य की कौन संस्था विभाग कहां रहे, इसका निर्णय संसद या विधानमंडल ही करते आए हैं। यदि न्यायालय इस संबंध में निर्णय लेने लगेंगे तो पीआईएल कर्ता किसी भी विभाग, जिला व तहसील आदि की मांग को लेकर न्यायालय पहुंच जाएंगे और इसमें संविधान द्वारा केंद्र या प्रदेश सरकारों को दिए गए अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाएगी। पत्र में उन्होंने हाईकोर्ट के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रथा से बचने का भी सुझाव दिया है और कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोश्यारी ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के मुद्दे पर 13 मई को सीएम धामी को पत्र भेजने की पुष्टि की है। पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए नए स्थान खोजने के निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि राज्य बनाते समय विचार विमर्श के बाद देहरादून को तत्कालिक राजधानी और नैनीताल में उच्च न्यायालय बनाने का निर्णय लिया गया। नैनीताल में अंग्रेजों के समय से ही राजभवन, सचिवालय और अन्य कार्यालय बनाए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश की गर्मियों की राजधानी के रूप में भी प्रयुक्त होता रहा है, लेकिन राज्य में नैनीताल को राजधानी बनाने से मंत्रियों, विशिष्ट जनों की अधिकता से स्थानीय पर्यटन और जनजीवन को बाधा पहुंचने की संभावना को देखते हुए
यहाँ क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वन विभाग को खलंगा में भूमि हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं मिला। केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी इस तरह की कोई अनुमति नहीं मिली। वहीं पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। खलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के नाम पर साल के करीब 2000 हरे पेड़ों के काटे जाने की तैयारी है। पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, जबकि वन विभाग का कहना है कि पेयजल निगम की तरफ से वन विभाग हस्तांतरण का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला, ना ही केंद्र से इसकी मंजूरी मिली है। वन संरक्षक यमुना व्रत कहकसा नसीम के मुताबिक वन विभाग को खलंगा में भूमि हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं मिला। केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी इस तरह की कोई अनुमति नहीं मिली। पेयजल निगम को पूर्व में बताया गया था कि खलंगा के बजाय किसी अन्य स्थान पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए। इसके लिए निगम से 2 से 3 जगह भी दिखाई गई जहां कम पेड़ थे, लेकिन निगम को यह जगह पसंद नहीं आई। उधर पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया है। उनका कहना है कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल में आज प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स का दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दीक्षांत परेड में विभिन्न प्रांतों से लोग पहुंचे हुए और आपको बता दें कि दरअसल इसमें आरक्षी गहन प्रशिक्षण संपन्न करके बल के सिपाही के रूप में राष्ट्र सुरक्षा का कार्य करने के लिए उपस्थित रहे। इस बैच में 2 स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं और 92 स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि चेरिंग दोरजाई महानिरीक्षक आसूचना बल मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा सर्वप्रथम शहीद स्मृति स्थल पर एसएसबी के शहीद हुए जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद आरक्षी प्रशिक्षु द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई और मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर चेरिंग दोरजाई महानिरीक्षक आसूचना सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय नई दिल्ली की दिशा निर्देश में डिप्टी कमांडेंट राजन राय द्वारा प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय ध्वज और निशान के समक्ष संविधान के साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मसूरी के लेखक पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बॉन्ड की किताब द हिल का इंचॉनमेंट ऑन क्लाउड्स 90 विद रस्किन बॉन्ड द स्टोरी ऑफ माय लाइफ एज ए राइटर का विमोचन रस्किन बॉन्ड और एलएफ बुक कंपनी पब्लिशर ऑफ फाइन राइटिंग के निदेशक डेविड डेविडर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मसूरी के होटल में आयोजित कार्यक्रम में रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब का विमोचन के साथ अपने प्रशंसकों के बीच अपना 90वां जन्मदिन भी मनाया। बता दें कि रस्किन बॉन्ड 19 मई 2024 को 90 साल के पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर रस्किन बॉन्ड के जन्मदिन का केक काटा गया और उनको विभिन्न प्रकार के उपहार भी दिए गए। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि वह 90 की उम्र में भी लगातार लिख रहे हैं और वह काफी खुश हैं। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह किताब लेखक के जीवन के बारे में आत्मकथात्मक है और वह जिस स्थान पर रहते हैं वह पहाड़ है जिसको उनके द्वारा अपनी नई किताब में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि किताब लिखते समय उन्होंने खुद से बात की है और इसलिए यह बहुत निजी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कुछ नया लेखन किया है और आने वाले वर्षों में और अधिक लिखने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उनकी उम्र के कारण उनकी गति धीमी हो गई है, लेकिन वह अभी भी लगातार लिख रहे हैं। You know, I've published him for almost 50 years, and that is very rare in publishing. It was a great honor to have started publishing him. I was very young, and he writes in his book that, you know, he was in hospital when I wrote to him saying, could we reissue one of his books? But since then, almost every year I've published a book by him. And I think it is one of the longest associations I've had with a writer. I mean, next year I would have completed 40 years in publishing, and I've published, I think, over 4,000 books. Yes, well, this is a book which you could say in 2 parts, really. It's part autobiographical about my writing life, and it's part about
the place I live in, this mountain, and everything that's beautiful about it. So it's, in a way, I've just, as with much of my writing, it's I'm just, in a way, talking to myself or talking to the individual reader.